हाँ जी, नमस्कार। मैं सर डॉक्टर हर्षित अनुरागी और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन का दूसरा एग्जाम्पल, जिसका नाम है विटामिन बी 3 या फिर नियासिन। ये एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्पर की बुक विटामिन मानने से इंकार करती। सवाल है क्यों? क्योंकि ये एक इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि जब कोई भी विटामिन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो, उस विटामिन को हम क्या बोलते हैं? इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। जैसे कि हमने विटामिन बी 7 को इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन बोला था। क्यों? क्योंकि बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो बायोटिन का प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक उसी तरह विटामिन बी 3 को हम इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बात को हार्पर की बुक एडिशन नंबर 32 पेज नंबर 542 पर कहती है कि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ विटामिन बिकॉज इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन एसेंशियल अमीनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, ट्रिप्टोफैन एक इसेंशियल अमीनो एसिड भी है, इसके साथ साथ एरोमेटिक अमीनो एसिड भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडोल रिंग पाई जाती है। तो ये बात तो हमें कंफर्म हो गई कि विटामिन बी 3 क्या है? इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन है। तो क्या हमें डाइट से भी विटामिन बी 3 लेने की जरूरत पड़ती है? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास नियासिन की है वो है 12 से 21 मिलीग्राम पर डे अकॉर्डिंग टू लिपिनकॉट साउथ एशियन सेकेंड एडिशन। और कन्वर्जन कितने का होता है? 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन बनता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। इसलिए हमें डाइट से भी विटामिन बी 3 लेने की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट आर द डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन बी 3? फिश, मीट, पीनट, ये सभी डाइटरी सोर्सेस हैं विटामिन बी 3 के। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक चीज सीखी कि विटामिन बी 3 क्या है? इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन है। इसके अलावा ये एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन भी है। कैसे? विटामिन बी 3 का एक एक्टिव फॉर्म है जिसका नाम है NAD+। NAD+ क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। NAD+ क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी 3 का, जो क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी बात कंफर्म हो कि NAD+ किस में कन्वर्ट हुआ? NADH में कन्वर्ट हुआ इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। और यही NADH एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 1 में और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD+ में। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन भी है। तो अभी तक हमने दो चीज सीखी कि विटामिन बी 3 एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है और एक इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी 3। इसके 3 एक्टिव फॉर्म है, NAD+, NADP+ और NADPH। पहला जो एक्टिव फॉर्म है NAD+, ये कोफैक्टर की तरह काम करता है फॉर ऑल द डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्सेप्ट 2। कौन कौन से? एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इन दोनों को छोड़कर जितने भी डिहाइड्रोजनेज हैं सभी में कौन काम करेगा? NAD+ कोफैक्टर की तरह काम करेगा। और NAD+ क्या है? एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी 3 का। ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं क्या? NADP+। NADP+ क्या है? ये भी एक एक्टिव फॉर्म है जो कोफैक्टर की तरह काम करता है फॉर सम एंजाइम, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, मैलिक एंजाइम, साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ये चारों के चारों जो एंजाइम हैं इन सब में कोफैक्टर की तरह कौन काम कर रहा है? NADP+ काम कर रहा है। और NADP+ क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी 3 का। इसके अलावा तीसरा एक एक्टिव फॉर्म है जिसका नाम है NADPH। क्या है? NADPH। ये एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी 3 का जो कोफैक्टर की तरह काम करता है फॉर रिडक्टेज एंजाइम। फॉर एग्जांपल HMG कोएंजाइमी रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इन दोनों में कौन काम करेगा? NADPH काम करेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन बी 3। तो अगर आप फूड से विटामिन बी 3 यानी नियासिन ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी होने के आपको कोई भी चांसेस नहीं है। इसी बात को हैरिसन की बुक पेज नंबर 2527 पर कहती है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ टॉक्सिसिटी फ्रॉम नियासिन दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्स। लेकिन अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए नियासिन ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। और
अब हम देखने वाले हैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है विटामिन बी3 या नियासिन की। तो पहला सिम्टम्स हैरिसन कहती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग, मतलब विटामिन बी3 यानी कि नियासिन क्या करेगा, नियासिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ते ही क्या रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन, जिसके कारण से क्या होगा, फेस और बॉडी पर क्या होगा, लालिमा आ जाती है, यानी कि फ्लशिंग जैसे हम बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग। दूसरा हैरिसन कहती है फल्मिनेंट हेपाटाइटिस। फल्मिनेंट मतलब रैपिड, बहुत तेजी से लीवर का डैमेज होना, बहुत तेजी से लीवर का डैमेज भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी लीवर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेट हो सकता है, जल्दी लीवर डैमेज हो सकता है। और इस अगर फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो गई है तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तीसरा है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो नियासिन क्या करता है, इंसुलिन के काम को इनहिबिट कर देता है। इंसुलिन का काम क्या है, बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। जब इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। इसके अलावा चौथा है हाइपर यूरिसेमिया। क्या नियासिन क्या करता है, किडनी से यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण से क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड का जैसे ही लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, हाइपर यूरिसेमिया। इसके अलावा मैकुला इडीमा एंड मैकुला सिस्ट, ये क्या है, रेटिना के अंदर क्या होती हैं, मैकुला एक रीजन है जहां पर मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है और सिस्ट बन जाती है, यानी कि एक थैली बन जाती है। तो 5 यहाँ पर हमारे पास फीचर्स हैं टॉक्सिसिटी के। पहला मैंने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग, दूसरा फल्मिनेंट हेपाटाइटिस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपर यूरिसेमिया, मैकुला इडीमा एंड मैकुला सिस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन बी3 की डिफिशियंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला है स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब क्या होता है, रोज खाने वाला खाना किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेपल डाइट। जैसे मेज या फिर कॉर्न, इसमें क्या होता है, नियासिन बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब नियासिन बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो यानी कि विटामिन बी3 की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा स्टेपल डाइट है सॉर्गम। सॉर्गम क्या होता है, सॉर्गम के अंदर ल्यूसीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ल्यूसीन कंटेंट जब ज़्यादा होता है तो क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है फिनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फिनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज QPR टेज, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ नियासिन टू NAD+ कन्वर्जन। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, NAD+ क्या हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, यानी उसका एक्टिव फॉर्म विटामिन बी3 का कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रीजन इसका है हार्टनप डिसीज। तीसरा हमारे पास कौन सा, कार्सिनॉइड डिसीज। चौथा है विटामिन B6 डिफिशियंसी। तो हार्टनप डिसीज क्या होती है, हार्टनप डिसीज ये है कि अगर म्यूटेशन हो गया एक जीन जिसका नाम है SLC6A19 जीन, SLC6A19 जीन में अगर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जो ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, कहाँ पर, किडनी और इंटेस्टाइन में क्या है, एक प्रोटीन है, वो हाँ प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जिसका नाम है बोट प्रोटीन, BOAT1, बोट 1 प्रोटीन होती है। तो वो क्या हो जाएगी, उसका भी लेवल कम, वो उसको भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसकी जीन जो है SLC6A19 जीन वो क्या हो गई है, म्यूटेट हो गई। जब उसमें म्यूटेशन होगा तो जो ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो क्या होगी, वो उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगी, जिसके कारण से ट्रिप्टोफैन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से ब्लड में कभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड में ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है। और यहाँ पर हमारे पास हम क्या जानते हैं कि B3 यानी कि नियासिन बनता है। तो ना नियासिन नहीं बनेगा यानी B3 नहीं बनेगा। जब B3 नहीं बनेगा तो यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई B3 की थ्रू द हार्टनप डिसीज। इसके अलावा तीसरा रीजन क्या दिया था, कार्सिनॉइड सिंड्रोम या फिर कार्सिनॉइड डिसीज या फिर कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है अर्जेंटाइफिन सेल्स का। अर्जेंटाइफिन सेल स्पेशल सेल्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर, ब्रेन के अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो
तो अर्जेंट टाइफाइड सेल्स में ट्यूमर होगा तो अर्जेंट टाइफाइड सेल्स करती क्या है, अर्जेंट टाइफाइड सेल्स क्या करती हैं, ब्लड से ट्रिप्टोफैन को लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं सेरोटोनिन में। जब ब्लड से ट्रिप्टोफैन को लेंगे और सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर देंगे तो ट्रिप्टोफैन खत्म हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन खत्म हो जाएगा तो ट्रिप्टोफैन से नियासिन का कन्वर्जन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये भी एक रीजन है, कार्सिनोइड डिसीज भी एक रीजन है किसके लिए, नियासिन की डिफिशियंसी के लिए। ठीक है, चौथा है विटामिन B6 की डिफिशियंसी। ये कैसे, तो जब ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट कैसे होता है, बाय द एंजाइम जिसका नाम है काइन यूरेनिनेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। तो अगर ये एंजाइम की कमी होगी तो नियासिन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अब जो काइन यूरेनिनेज एंजाइम है जिसको एक कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है क्या है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट। और पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 का। जब B6 नहीं होगा तो PLP नहीं होगा, जब PLP नहीं होगा तो यहाँ पर काइन यूरेनिनेज एंजाइम की क्या होगी, कमी हो जाएगी, वो भी काम नहीं कर पाएगा ठीक से। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो ट्रिप्टोफैन से नियासिन नहीं बन पाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी एक रीजन है किसके लिए, विटामिन B3 की डिफिशियंसी का रीजन है। तो यहाँ पर मैंने 4 रीजन दिए फॉर विटामिन B3 डिफिशियंसी। पहला है स्टेपल डाइट, कार्सिनोइड डिसीज, इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, हार्टनप डिसीज, और चौथा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी हो गई तो कौन सी डिसीज होगी और उसे क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नियासिन की कमी हो गई तो उसके कारण से पेलिग्रा डिसीज होगी। उसे क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं इसके बारे में हैरिसन 4D देती है। इसके अलावा एक क्लिनिकल फीचर हार्पर में दिया गया है, दैट इज डिप्रेसिव साइकोसिस। तो हम पहले 4D के बारे में बात करते हैं विच इज गिवन इन हैरिसन। तो पहला है फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस। इसके पहले विटामिन B7 में हमने पढ़ा था सीबोरिक डर्माटाइटिस, S फॉर सीबोरिक और S फॉर क्या है, सेबेसियस ग्लैंड। क्योंकि सीबोरिक डर्माटाइटिस ज़्यादा कॉमन कहाँ पर, जहाँ पर हाई डेंसिटी में क्या प्रेजेंट है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। तो यहाँ से इतनी बात याद रखनी है कि सीबोरिक डर्माटाइटिस किससे रिलेटेड है, विटामिन B7 की कमी से, और फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस किससे रिलेटेड है, विटामिन B3 की कमी से। दूसरा क्लिनिकल फीचर है डायरिया। तीसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना या फिर मेमोरी लॉस हो जाना। इसके अलावा डेथ। 4 के 4 जो क्लिनिकल फीचर हैं, फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, ये चारों के चारों हैरिसन में दिए हैं। इसके अलावा डिप्रेसिव साइकोसिस गिवन इन हार्पर। इसका मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन अलोंग विद डिप्रेशन इज कॉल्ड डिप्रेसिव साइकोसिस। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो कि हैरिसन में आपको मिल जाएंगे, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, जनरलाइज्ड वीकनेस, वॉमिटिंग, सीजर्स, एब्डोमिनल पेन एंड कैसल्स नेकलेस। कैसल्स नेकलेस से हमें एक ही बात याद रखनी है कि नेकलेस हमेशा कौन पहनती है, फीमेल पहनती है, और पेलिग्रा फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए हार्पर की बुक पेज नंबर 543 पर कहती है कि इन मोस्ट आउटब्रेक्स ऑफ पेलिग्रा twice as many women as men are affected, probably the result of inhibition of tryptophan metabolism by the estrogen metabolites। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पेलिग्रा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हैरिसन इसके बारे में कहती है कि ओरल सप्लीमेंटेशन विद 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड 3 times डेली फॉर 5 days। मतलब 5 दिन तक लगातार, एक दिन में 3 बार आपको 100 से 200 मिलीग्राम क्या लेना है, निकोटिनिक एसिड लेना है। यही